गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो पढ़ाया था वो सब हो गया रिवाइज अच्छे से? डाउट सेशन अपना 1 बजे की बात हुई थी ना? 3 बजे से तुम लोग का लेक्चर था। सर हेलो सर। हेलो, हाँ श्रावणी बताओ। सर ये कौन से स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू है? आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो। ये कौन से स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू है अभी? ये 12th का है लेक्चर। तो इसमें कहाँ से आ गई श्रावणी? एक तो इतनी श्रावणी मैं भूल जाता हूँ कौन सी श्रावणी है ये। श्रावणी 12th में भी है, 11th में भी है। सर 11th के बैच 2 को आपकी लिंक भेजिए 12th की। अरे वाह, अच्छा ठीक है। मैं फिर बैच 2 को 12th की, बट आज तो लेक्चर ही नहीं होगा ना उसमें तो। ठीक है, मैं मैसेज डाल देता हूँ उस पे ना। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं पूछ रही थी ये कौन से स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू है? ये 12वीं क्लास का लेक्चर चालू है। पढ़ना है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी? सर मैं 11th के बैच में हूँ और पंकज सर ने हमें ये वाली लिंक दी है। अभी हमारा जितेंद्र सर का लेक्चर है। मैंने उनको मैसेज भी डाला था बट उन्होंने अभी तक देखा नहीं है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं 1 सेकंड रुको, मैं वो वाला लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ चलेगा। बच्चों, मैं 2 मिनट में, अभी मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, दूसरा वाला लिंक देखना पड़ेगा ना लॉग इन करके। 2 मिनट में मैं आया ना अभी।
यार ये तो अकाउंट स्विच होने के बाद भी लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, तो सही है। हेलो बच्चों, तो फिर स्टार्ट किया जाए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कल देखो हमने क्या क्या देख लिया था। कल हमने ये देख लिया कि अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और एक प्रॉब्लम भी दिया था घर से करने के लिए ना, होमवर्क में दिया था एक प्रॉब्लम, वो कर लिया सिलेंडर वाला रेडियल फ्लो के लिए आर निकालने का। तो पहले वो करते हैं ना। हाँ सही है, सही है। हमने एक सिलेंडर लिया था और उसमें सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी। नहीं, ये कैविटी है ना, यहाँ पे मैटर है। तो इनर रेडियस कुछ R1 था और आउटर रेडियस कुछ R2 था। लेंथ इसकी कुछ L थी। मैटर की रेसिस्टिविटी रो है। तो हमें बताना था यहाँ पे कि इसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी। और हमने किसको किसको कनेक्ट किया था बैटरी से, इनर और आउटर सरफेस को। इनर और आउटर को करेंगे तो अगर यहाँ इनर बैटरी के इनर टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है तो इनर का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, और बाहर अगर दूसरे टर्मिनल का V2 है तो बाहर वाले सरफेस का V2 हो जाएगा। तो हर तरफ से रेडियली करंट बाहर को जा रही होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका साइड व्यू से डायग्राम बनाएं, सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, एक ऐसे सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा, ये रेडियस R1 दिख रहा होगा, ये रेडियस R2 दिख रहा होगा। हाँ, और इसमें रेडियली ऐसे करंट जा रही होगी हर तरफ को। तो हम लोग इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि R डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक ऐसे सिलेंडर ले लिया है ना, जो अंदर को L गया हुआ है। नहीं, ये सिलेंडर है जिसको हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है। R डिस्टेंस पे dr थिकनेस का सिलेंडर लिया है। तो इस सिलेंडर की रेसिस्टेंस कितनी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे बच्चों रेसिस्टेंस इसका?
करंट को ऐसे जाना है ना, तो करंट को कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी? हाँ, श्रेयस ने लिख दिया, करंट को डी आर लेंथ कवर करनी पड़ेगी ना, तो रो एल, एल मतलब डी आर अपॉन में इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, परपेंडिकुलर वाला एरिया मतलब कर्ड पार्ट का एरिया ना, सिलेंडर एल अंदर को गया है तो पूरे कर्ड पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा? 2πr इंटू एल ना। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो पूरा रेसिस्टेंस आ जाएगा, आर की वैल्यू R1 से R2 तक जा रही होगी, तो R इक्वल टू आ जाएगा रो अपॉन में 2πl 1/r का इंटीग्रेशन ln R2/R1। ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, ये रो L/A, हाँ ठीक तो है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? समझ आया क्या? नोट कर लो, फिर हम लोग अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, लास्ट टाइम वही देख रहे थे हम। हो गया नोट? तो अब देखो, कल हम लोग देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों पे देखा था ना। तो हमने ये देख लिया था कि अगर रो1 रेसिस्टिविटी है T1 टेम्परेचर पे, तो नई रेसिस्टिविटी T2 टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी? तो ये आया था रो2 इक्वल टू रो1 e के पावर अल्फा डेल्टा टी, और जिसको हमने अप्रोक्सीमेशन करके लिख दिया था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम चीज रेसिस्टेंस के लिए भी वैलिड है। अगर T1 टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस R1 था और बाद में R2 हो गया, T1 से T2 जाने में रेसिस्टेंस चेंज हो गया, तो वहां पे भी R2 इक्वल टू R1 e के पावर अल्फा डेल्टा टी, और इसी को अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कल हम लोगों ने देख लिया था ना।
याद रखने में ये ध्यान रखो कि भाई ये अप्रोक्सीमेट होता है, कभी अगर ये बड़ी वैल्यू दी हुई है तो आपको फिर ये नहीं लगा सकते, फिर ये लगाना पड़ेगा। याद ही रखो, फिर क्या करोगे। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ तो देखो क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं कि भाई T1 टेम्परेचर पे R1 इतना था तो T2 टेम्परेचर पे R2 बताओ, तो वो आप स्ट्रेट कर सकते हो। तो उस टाइप के मैं नहीं करा रहा हूँ। दूसरा देखते हैं। मान लो दो रेसिस्टर है, एक का रेसिस्टेंस R1 है, एक का R2 है, और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी α1 है, इसका α2 है। तो हमें यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके हम अभी पढ़ेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और दोनों को कंबाइन करके हम एक रेसिस्टेंस ले सकते हैं। सीरीज में R इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 ना, ये R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो जब हम दो रेसिस्टेंस को एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 R2, तो उसका इक्विवेलेंट अल्फा कितना होगा। अगर दोनों के अलग अलग अल्फा थे, α1 α2, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट अल्फा कितना लेंगे। इक्विवेलेंट R तो हो जाएगा R1 प्लस R2 ना। अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बट फॉर्मूला ये होता है, पता ही है, तब तक यूज करो। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। R1 R2 दिया है, α1 α2 दिया है, तो अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। α1 प्लस α2, ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि पांडा ने बिना सॉल्व किए बताया है अपने सिक्स सेंस से। क्या सॉल्व कर दिया तूने। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे मान लो ये पूरा सब कुछ पहले T टेम्परेचर पे था। T टेम्परेचर पे था तब ये R1 था, ये R2 था, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 था। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर हम बढ़ा के T से T प्लस डेल्टा T कर देंगे। हाँ सही है सुमिति ना। तो अगर हम टेम्परेचर दोनों जगह बढ़ा देंगे तो दोनों जगह जो रेसिस्टेंस में चेंज आना चाहिए, चाहे हम इक्विवेलेंट से लेके सोचें या इसको लेके सोचें, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पूरा रेसिस्टेंस में चेंज तो सेम ही आएगा ना, चाहे हम यहाँ से सोचें या यहाँ से सोचें। अगर हम यहाँ से सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नया हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। चेंज इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कितना बोलेंगे। चेंज के लिए क्या रहता है, इनिशियल रेसिस्टेंस, पहले यहाँ का लिख रहे हैं ना। अगर हम यहाँ से सोचे टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T हुआ, शुरू में रेसिस्टेंस इतना था ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल रेसिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा T। नहीं नहीं, केवल चेंज लिखा है ना, केवल चेंज लिखा है, तो चेंज का फॉर्मूला क्या रहता था डेल्टा R के लिए, अल्फा R डेल्टा T ना। तो अल्फा
आर डेल्टा टी, केवल चेंज निकालना रहता था तो डेल्टा आर इक्वल टू ये रहता था ना, अल्फा आर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला रहता था। तो हमने एक बार इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाया, और एक बार इसके लिए सोचो, इसका रेसिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा आर वन, इसका डेल्टा आर टू, तो दोनों का मिला के कितना चेंज हो जाएगा है? दोनों का मिला करके आप चेंज सोचोगे तो कितना आया होगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा इसको और सिंपल वे में बताता हूँ, ऐसे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आपको ये पता है कि आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा, आर वन प्लस आर टू, टी टेम्परेचर पे ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ा के टी से टी प्लस डेल्टा टी करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। इसकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की नई वैल्यू हो जाएगी आर इंटू वन प्लस अल्फा। इक्विवेलेंट के लिए नया अल्फा में अल्फा इक्विवेलेंट लेना है। आर वन की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। आर टू की नई वैल्यू हो जाएगी आर टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ये सही बात है। टी टेम्परेचर पे ये था, टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होके ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज होके ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज होके ये हो जाएगी। ये क्लियर है सभी को? अब अगर हम आर इक्विवेलेंट को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आर वन प्लस आर वन अल्फा वन डेल्टा टी प्लस आर टू अल्फा टू डेल्टा टी। ऐसे आ जाएगा ना। अब देखो आर वन प्लस आर टू बराबर था आर इक्विवेलेंट के ना, शुरू में क्या था, आर इक्विवेलेंट बराबर था आर वन प्लस आर टू, तो ये वाला पार्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी अब कॉमन होके कट जाएगा, तो हमारा अल्फा इक्विवेलेंट कितना आया, आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू अपॉन में आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब ये शुरू वाला है ना, शुरू वाला आर इक्विवेलेंट वो कितना था, आर वन प्लस आर टू, तो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू अपॉन आर वन प्लस आर। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? बच्चों 1 मिनट रुकना ना।
बच्चों नोट हो गया है? तो अब एक इसी टाइप का और प्रॉब्लम ट्राई करो। अगर हमारे पास मान लो दो रेसिस्टेंस थे और वो पैरेलल में लगे हुए थे, ना, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो हमें पता है इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 से निकालते हैं ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का अल्फा कितना आएगा इक्विवेलेंट? हुआ कुछ? क्या आया सिद्धेश? बता दो ऐसे म्यूट अनम्यूट करके। हाँ सही है तेजस। नैनेस बाय में आया या इनटू में आया? अल्फा 1 इंटू R2 होना चाहिए था। चलो देखते हैं अब ना। देखो हमें पता है कि पैरेलल में R1 R2 और इक्विवेलेंट R में ये रिलेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ना। मान लो ये T टेम्परेचर पे है, फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ जाएगा। तो नए टेम्परेचर पे अब क्या रिलेशन आ जाएगा, 1 में R इक्विवेलेंट 1 प्लस
अल्फा डेल्टा टी, ये अल्फा मतलब इक्विवेलेंट वाला अल्फा है ना। R1 की वैल्यू हो जाएगी R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ना, ऐसे हो जाएगी। अब इसमें अल्फा डेल्टा टी हमें पता है कि बहुत छोटा है, तभी हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, ये हमें पहले से पता है, तो हम इसको ऊपर ले जाकर के ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर में -1। या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है तो बाइनोमियल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, बाहर में 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में R1 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन में R2 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी ना। अब इसमें 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन R1 ठीक है बच्चों। अब देख लो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये बराबर होगा इनिशियल वाला जो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर डेल्टा टी ना, डेल्टा टी यहाँ पर कॉमन होके कट जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, माइनस भी हर जगह से फिर कॉमन होके कट हो जाएगा ना, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा अल्फा 1 बाई R1 प्लस अल्फा 2 बाई ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इनटू, इसको एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा R2 अल्फा 1 प्लस R1 अल्फा 2 अपॉन में R1 R2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे जब इस वाले फॉर्मूले से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना बोल सकते हो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 अपॉन में R1 R2, तो ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को। यार देखो अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा था, तो अप्रोक्सीमेशन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो सॉल्व होगा।
पूरा कैलकुलेशन करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। नोट हुआ है? नोट कर लो जिनका भी रह गया है। ये बोल लो, ये कैसे किया ध्रुविल, ये कैसे आया है? मैथ में देखो एक बायनोमियल नाम का चैप्टर है, उसमें सीखा होगा कि 1 + x के पावर में अगर n है और x बहुत छोटा है तो पावर को आगे ले आते हैं। तो वो चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था कि जब ऐसा आएगा 1 + α∆t तो उसको ऐसे लिख देंगे, तो वही मैंने लिख दिया है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी? डेल्टा आर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बस वही कैलकुलेशन करना रहेगा और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन साथ में करते रहना है आपको। 1 + α∆t है तो जरूरत पे उसको बायनोमियल वगैरह लगा दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? आगे चलूं, हो गया ना? तो देखो हमने अभी तक ये देख लिया कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या आया था? Ne²τ/m। अगर कोई इंसुलेटर होता तो उसमें क्या होता टेम्परेचर बढ़ाने पर? ये बेसिक फॉर्मूला तो सबके लिए सेम रहेगा ना? ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड। तो इंसुलेटर में देखो क्या होगा, वहां पे भी यही फॉर्मूला होगा रेसिस्टिविटी के लिए, m/Ne²τ। रेसिस्टिविटी अगर चेंज होगा तो उसी हिसाब से रेसिस्टेंस भी चेंज होता है। तो इंसुलेटर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा? ये दो चीजें तो चेंज होती नहीं है। चेंज क्या हो सकता है? एन चेंज हो सकता है, टाउ चेंज हो सकता है।
एन मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? मान लो आप कोई वुडन लेके आओ, कुछ भी वुडन ऑब्जेक्ट, तो उसमें एन कितने होंगे? 0। एन होते ही नहीं है ना इंसुलेटर में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और उसको आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी तो वुडन पीस क्या होगा, जलने लग जाएगा, लेकिन एन नहीं आएगा उसमें ना। उसमें एन बहुत टाइटली, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिटल के बहुत टाइटली बाइंडेड होते हैं, कितना भी हीट दो, हाँ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं पाते, उनका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है ना। तो यहाँ पर उनके रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो पहले भी इनफाइनाइट था, बाद में भी इनफाइनाइट ही रहेगा। रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा तो रेसिस्टेंस में भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि एन की वैल्यू वहां पे 0 ही रहेगी ना। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फेज चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। वुडन पीस फायर पकड़ लेगा, प्लास्टिक है तो वो मेल्ट हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, लेकिन एन नहीं आ पाएगा। फिर एक हम लोग आगे पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। ये मेंस का टॉपिक है। उसमें जब हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर में, तो उसमें क्या होता है, एन जो होता है लेकिन बहुत कम होता है, 0 नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं ना, जैसे जर्मेनियम हो गया ना, जो सेमी कंडक्टर वाले मटेरियल होते हैं उनमें एन की वैल्यू बहुत कम होती है। आर्सेनिक हो गया, ये सब सेमी कंडक्टर है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब आउटर सेल के ऑर्बिटल, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ने लग जाते हैं, एन बढ़ने लग जाता है ना। अगर हम सेमी कंडक्टर वाले मटेरियल को हीट करते हैं तो उनमें एन बढ़ने लग जाता है, और टाउ तो कम ही होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फास्ट फास्ट भागेगा और जाके टकराएगा। तो अब इससे क्या हो रहा है, अगर एन बढ़ेगा तो ये क्या बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी कम होगा, और टाउ कम हो रहा है। टाउ अगर कम होगा नीचे वाला टर्म, तो ये बोल रहा है रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी कम होगा और एक टर्म बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो अब कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे कौन सा डोमिनेट करेगा, ज्यादा क्या होगा, क्या ज्यादा एन बढ़ जाएगा या ज्यादा टाउ कम हो जाएगा? तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो डिसाइड करेगा कि रेसिस्टिविटी का क्या होता है सेमीकंडक्टर में। तो ये देखा जाता है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे एन वाला टर्म बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है नहीं, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। एन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम होने लग जाती है। मतलब सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी कम हो रही है। रेसिस्टिविटी कम हो रही है मतलब रेसिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो यहाँ देख लो कंडक्टर का रिवर्स हो रहा है। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर में कम होती है, और इंसुलेटर में कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है बच्चों, सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एक बार मैंने बता दिया तीनों केसेस में क्या क्या होता है, तो एक साथ तीनों केस डिस्कस कर लेंगे तो याद रहेगा तीनों केस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ लॉ के बारे में।
यहाँ पे ये लिख लो कि ये वाला जो पार्ट है ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से पहले हमने ओम्स लॉ देख लिया है। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा हुआ है कि अगर कोई भी रेसिस्टर है उसके एक साइड का पोटेंशियल V1 है, एक साइड का V2 है ना, और इसका रेसिस्टेंस R है। तो जिधर हाई पोटेंशियल होगा, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी। और करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो V इक्वल टू आई आर, मतलब I इक्वल टू V बाई आर। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने ओम्स लॉ देखा हुआ है। तो हम ये सब यहाँ पे अब यूज रहेगा, तो इसलिए एक बार रिवाइज करा दिया। अब हम लोग पहले पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ में फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ क्या होता है, कोई भी जंक्शन की तरफ अगर मान लो कुछ करंट आ रही है, I1 I2 आ रही है और इधर से कुछ करंट जा रही है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि कोई भी जंक्शन के पास में जितनी करंट आएगी ना, वो बराबर होगी जितनी करंट वहां से गई है। क्योंकि करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, और चार्ज कंजर्व होता है, तो जितना चार्ज आया उतनी ही चार्ज जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट सम ऑफ ऑल करंट जो कि आ रही है, अंदर आ रही है मतलब इन, बराबर होगा सम ऑफ ऑल करंट जो कि बाहर जा रही है मतलब आउट। मतलब हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर होगा इस सिचुएशन में I3। समझ आ रहा है बच्चों? फर्स्ट लॉ हमारा जंक्शन लॉ है, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना। आपको कई बार प्रिंसिपल भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल क्या है। नोट करो इसको। क्या बात है, आयुष ने तो आज एकदम फटाफट लिखते जा रहे हैं। अब देखो, ये जो आपका फर्स्ट लॉ है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। वो तरीका देखते हैं क्या है। मान लो कहीं पर ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ का रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ का R2 है, यहाँ का R3 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 है। और मान लो यहाँ जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल कुछ V0 है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे मान रहे हैं कि मान लो इस डायरेक्शन में करंट आ रही है I1, इस डायरेक्शन में करंट आ रही है I2, और इधर को जा रही है I3 ना, तो हमने जंक्शन लॉ से क्या लिखा, I1 प्लस I2 बराबर I3। अब मैं अगर I1 I2 I3 की वैल्यू इनके पोटेंशियल के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा,
I1 को लिखूंगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V1 माइनस V0 बाय R1, यही होगा ना I1 का मैग्नीट्यूड। अगर करंट ऐसे आ रही मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके बाय R1 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 माइनस V0 अपॉन में R1। ऐसे I2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है ना V2 से V0 की तरफ, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा V2 माइनस V0 अपॉन में R2 इक्वल टू, यहाँ पे R3 में करंट V0 से V3 की तरफ जा रही है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो यहाँ लिखूंगा V0 माइनस V3 अपॉन में R3। जैसे आपने करंट दिखाया उसी हिसाब से लिख दोगे। अब अगर इसमें सारे मैं V0 ये लेफ्ट वाले सारे टर्म राइट में कर दूं तो ये क्या बन जाएगा ना, ये सारा टर्म, ये पूरा टर्म इस साइड कर दूं ना, लेफ्ट से राइट में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा V0 माइनस V1 अपॉन में R1, V0 माइनस V2 अपॉन में R2 प्लस V0 माइनस V3 अपॉन में R3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी जंक्शन आपको अगर ऐसे दिया हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि कोई भी जंक्शन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप वहां पे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जंक्शन ही सबसे हाई पोटेंशियल पे है, V1 V2 V3 सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल V0 का है, और यहाँ से हर तरफ को करंट जा रही है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। इधर को जा रही है तो इसलिए आपने लिखा है V0 माइनस V1 बाई R1, इधर को जा रही है इसलिए लिखा है V0 माइनस V2 बाई R2, और इधर को जा रही है V0 माइनस V3 बाई R3। अब ये जंक्शन कोई करंट का सोर्स तो है नहीं, जंक्शन अगर कोई करंट का सोर्स है नहीं तो यहाँ से नेट करंट कितनी जाएगी, हर तरफ को आप करंट सेंड कर दोगे, और जंक्शन तो कोई वहां पे कुछ लगा तो है नहीं जो करंट अपने अंदर से निकालेगा, तो नेट करंट कितना आना चाहिए, सारे करंट जो यहाँ से जा रहे हैं सबका सम 0 ना, तो ये सारे करंट का सम आप ऐसे 0 कर दो। ठीक है बच्चों, कभी भी आपको जंक्शन लॉ लगाना है तो एक तो आप करंट के टर्म में लगा सकते हो या जंक्शन से पोटेंशियल के टर्म में। जब जंक्शन के पोटेंशियल के टर्म में लगाओगे तो कैसे लगाते हैं, हम सोचते हैं कि जंक्शन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा पोटेंशियल पर है और वो सब तरफ को करंट भेज रहा है, तो V0 बाई R1, V0 बाई R2, V0 माइनस V1 बाई R1, V0 माइनस V2 बाई R2 ऐसे लिखते जाएंगे और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे कोई भी अफसोस नहीं हुआ कि भावेश ने ऐसा कुछ पूछा, कोई मुझे शौक नहीं लगा, क्योंकि भावेश ऐसे ही करता है। हाईएस्ट कैसे हो गया, हाईएस्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमने मान लिया कि अगर ये मान लो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, हाँ अब तो आदत सी हो गई है, सही बोला हूँ तूने। तो अगर ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे हम मान लें और ऐसे सब तरफ को करंट भेजें तो वो